हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब बढ़िया होगा। आज का पेपर अच्छा हुआ होगा। हाँ जी बच्चे। आज हम सीए इंटर का जो अभी अभी पेपर हुआ है एडवांस्ड अकाउंट्स का, उसका एक क्विक रिव्यू लेंगे। रिव्यू देने से पहले एक डिस्क्लेमर कि जिनका पेपर है अगला, जो अभी पेपर दे रहे हैं वो तो अभी ना देखें प्लीज, ठीक है। ये बच्चे आने वाले बच्चों के लिए होता है जो सितंबर में पेपर देंगे। पहले तो नवंबर में होते थे, अब बोलेंगे जो सितंबर में पेपर देंगे या जो आगे जनवरी में पेपर देंगे। और वैसे भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी बच्चों को, क्योंकि न्यू कोर्स का पहला पेपर था तो सबको लगता था पता नहीं क्या आएगा। जबकि मैं हमेशा बोलता था आईसीआई के क्वेश्चंस वही रहते हैं, चाहे न्यू कोर्स हो ओल्ड कोर्स हो, तो वही क्वेश्चंस आए हैं जी। सर आप बताइए ओवरऑल पेपर कैसा था? बच्चे देखो, मेरे पास 70 मार्क्स का पेपर है, आपको पता है एमसीक्यूज तो बाहर आते नहीं। कल पता नहीं सीए फाइनल एफआर के कैसे लीक हो गए एमसीक्यूज। पर जो बच्चों ने फीडबैक दिया है वो कह रहे हैं एमसीक्यूज थोड़े लेंदी थे। अब केस बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं और आए वैसे ही हैं जैसे हमने आपको वीडियो दिया था केस बेस्ड एमसीक्यूज का, वैसे ही आए हैं। और बायबैक पे भी आया है। बायबैक के एमटीपी 1 एमटीपी 2 दोनों में केस स्टडी था। पता नहीं शायद आरटीपी पर 2 केस स्टडीज थे बायबैक के ऊपर, और बायबैक के ऊपर केस स्टडी आया है। कुछ बच्चों का कहना था कि ये जो हमने एमटीपी आरटीपी से केस स्टडीज किए थे, जो एमसीक्यूज आए वो उससे भी आसान ही आए हैं। कुछ कहते जी हमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया एमसीक्यूज करने में। एमसीक्यूज में इतनी दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। कल भी बच्चों को था कि केस बहुत बड़ा था। कल जब एफआर का पेपर हुआ तो 6 पेज का एक केस था, तो नंबर तो उसके 12 ही थे। अब लग रहा है कि बेटर है कि आप एमसीक्यूज शुरू में ना करें अगर केस बहुत बड़ा है तो, क्योंकि वो 10-12 नंबर के चक्कर में आपका बहुत समय गुजरेगा। कुछ बच्चों का गुजरा भी है। बाकी बच्चे ये वहां बैठ के प्लानिंग होती है कि आपने पहले क्या करना है। ना भी एमसीक्यू पहले करें तो बाद में कर ले, कोई इशू नहीं है। तो हमारे सामने ओवरऑल इजी थे एमसीक्यूज भी, जो बच्चों ने बताया है। हमें तो नहीं पता एमसीक्यूज कैसे थे, पर वो कह रहे ओवरऑल इजी थे, पर हाँ केस थोड़े बड़े थे। पर हाँ, जो 70 नंबर का पेपर हमारे सामने है, इसको देख के मैं बोलूंगा जिस बच्चे ने तैयारी अच्छी करी है उसके लिए बच्चे ये इजी पेपर था। मैंने पूरा पेपर पढ़ा है एंड आई डोंट थिंक सो एक भी कॉन्सेप्ट बाहर से आया है। कुछ नया नहीं आया इस पेपर में। सारी चीजें जो क्लास में पढ़ी होती हैं, स्टडी की थी, उसी में से ही पूछी है। बट समस्या एक ही होती है कि चीजें इतनी ज्यादा है। मैं कह दूं पेपर इजी है, जरूरी नहीं है। ये बच्चे की तैयारी पे डिपेंड करेगा। हर एक की तैयारी के अकॉर्डिंगली इजी और हार्ड डिफाइन होता है। ये कोई एक राय नहीं हो सकती। जिसका अच्छा हुआ है उसने कहना इजी था। हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि इंस्टीट्यूट ने नया कुछ नहीं पूछा। जो जो कॉन्सेप्ट क्लास में करे गए, हाँ क्वेश्चन जरूर फ्रेम करे गए हैं। वो क्वेश्चन इधर का पॉइंट उधर, उधर का पॉइंट इधर, ऐसे करके करे गए हैं। क्वेश्चन जरूर फ्रेम करे गए हैं नए, बट नए पॉइंट्स नहीं पूछे गए हैं कुछ भी। क्लियर है? जिसकी तैयारी अच्छी थी आई होप सो उसने अच्छे से कर लिया होगा। हाँ, समय लग गया होगा क्योंकि वो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज कुछ बच्चे कह रहे हैं कि काफी ज्यादा टाइम हमें उस पर लग गया है। केस बेस्ड आएंगे। मैंने पहले कहा था ये जो इंडिविजुअल एमसीक्यूज आप करी जा रहे इसका कोई फायदा ही नहीं है। मैंने सबको बोल दिया था कि आप केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज करो, जो हमने लास्ट में कराए हैं वैसे ही आने वाले हैं और वही आए हैं पेपर में। क्लियर है? आइए एक बार देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा है। लो जी, पहला क्वेश्चन बच्चे कंपलसरी होता है, आपको पता है। और पहला कंपलसरी क्वेश्चन तो एएस में से ही आता है। तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16, वही किया। इंस्टीट्यूट ने पुराना सवाल उठाया और उसमें एक दो छोटे 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 चेंजेस किए हैं। क्विकली सवाल पढ़ेंगे, हम सोल्यूशन नहीं करेंगे ताकि किसी का मूड खराब ना हो। अभी सोल्यूशन तो बाद में करेंगे, ठीक है। तो 1/4/23 को ऑफिस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। क्वालिफाइड एसेट है, क्वालिफाइंग होता है, इन्होंने क्वालिफाइड लिखा है। एनी हाउ, लैंड कह रहा है जो सेपरेट एसेट है एंड इज नॉट पार्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। लैंड कह रहा है जी अलग है, तो लैंड के बारे में कुछ बोला भी नहीं है शायद सवाल ने। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए कंपनी ने एक स्पेसिफिक लोन लिया है 14 लाख का 12% के रेट पे, और इंटरेस्ट इनकम ऑफ 15,000 वाज अर्नड ऑन दिस लोन। तो आपको पता है इनकम फ्रॉम सरप्लस फंड स्पेसिफिक बोरिंग से माइनस होती है। कंपनी के दूसरे आउटस्टैंडिंग लोन है 1/4/23 को, 2 और लोन भी हैं। ये सिमिलर क्वेश्चन बुक में किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग 1/4/23 को स्टार्ट हुई और कंप्लीट हो गई 31 जनवरी को। तो 12 महीने नहीं है, ध्यान से, ये 10 महीने का कैपिटलाइजेशन है, क्योंकि रेडी टू यूज के बाद तो कैपिटलाइजेशन होता ही नहीं है। व्हेन इट वाज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, अप टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग द फॉलोइंग पेमेंट वाज मेड। ये सिमिलर क्वेश्चन किताब में था। आपको एक्सपेंडिचर दिए हैं तो आप एवरेज एक्सपेंडिचर निकाल के कर सकते थे। लाइफ ऑफ बिल्डिंग 20 साल है, डेप्रिसिएशन लगानी है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। बट ये लाइन इन्होंने नहीं डाली है।
कि लाइफ ऑफ बिल्डिंग 20 साल है और डेप्रिसिएशन लगानी है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। ये जो लिखा था कि लैंड जो है वो नॉट पार्ट ऑफ सेपरेट एसेट है, तो लैंड के बारे में कुछ बोला ही नहीं है क्वेश्चन में। सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज पास जर्नल एंट्रीज। हमारी बुक में ये 2 ही पॉइंट पूछे हुए हैं, ये AS10 के 2 पॉइंट पूछ लिए। डेप्रिसिएशन निकालो, तो डेप्रिसिएशन आएगी 2 महीने की सिर्फ, क्योंकि 31 जनवरी को तो रेडी टू यूज हो गया। सो 2 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी। और कैरिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, तो अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड माइनस कॉस्ट करके कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। सो देखिए जरा, ये टोटल बोरिंग कितनी है, 50 लाख की, और ये कितना है 14 लाख। तो इसका तो छोड़ ही दो ना, ये तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट 10 महीने की कैपिटलाइज हो जाएगी। यहाँ 50 लाख की बोरिंग है, पहले 4 लाख का खर्चा हुआ, 10 लाख का खर्चा हुआ, ये तो सारा स्पेसिफिक बोरिंग से ही हो गया, तो इसका तो हमें कुछ करना नहीं। बचा आपका 25 + 5 30 लाख, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फिल्टर का एक पॉइंट कराते हैं ना कि लास्ट में आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड ऑन जनरल बोरिंग शुड नॉट एक्सीड एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट, वो भी पॉइंट नहीं है। सो ये क्वेश्चन ओके है, बुक का क्वेश्चन है। लास्ट में अगर डेप्रिसिएशन पूछ भी ली है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये 2 नए पॉइंट डाल दिए। नए पॉइंट क्या है, 2 महीने की डेप्रिसिएशन लगानी है बस। क्लियर है। सो देखो, वही क्वेश्चन बुक से उठाया। एक तो वहां 12 महीने हैं, यहाँ 10 महीने हैं, वहां 12 महीने हैं, यहाँ 10 महीने हैं। तो ये तो हमने किया हुआ है पॉइंट कि अप टू रेडी टू यूज तक ही कैपिटलाइज होता है, उसके बाद का तो कैपिटलाइजेशन वैसे ही नहीं होता। और दूसरा, यहाँ एक्स्ट्रा आपसे क्या मांग ली गई, डेप्रिसिएशन मांग ली गई। ठीक है, क्लियर है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो फिर वही बात है, मेरे इजी बोलने से कुछ नहीं होना है, जिसको आता था उसके लिए इजी था, बात खत्म। ये भी बुक का क्वेश्चन है बच्चे, AS2 का। हमने AS2 का याद है, वो बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट वाला एक ही क्वेश्चन था, वो स्टडी मटेरियल का ही सवाल था, हमने भी किया था क्लास। अब देखो, मैं चाहूं तो एक एक क्वेश्चन जाके किताब से मार्क करवा सकता हूं, और उसका फायदा क्या है, ठीक है ना, हमें समझ आएगा। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा करवा ही देते हैं, ताकि बच्चों को जो आगे पेपर देंगे। और ये क्वेश्चन ये नहीं कि मेरी बुक से आए हैं बच्चे, ये सबकी बुक में ये सवाल है, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हमारी ही बुक से आए होंगे, सबकी बुक में ये क्वेश्चंस होते हैं, और क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। सो इधर देखो, ये रहा AS16 का क्वेश्चन जो पेपर में आया है। 2 क्वेश्चन दिए थे हमने इसके, ये वाला आया है बच्चे, ये तो AS13 है। एक तो ना किताब इतनी बड़ी है, अब तो ये रहा, ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, पर उसमें कुछ चाहिए, स्टडी मटेरियल का सवाल है। देखो हमारा थोड़ा है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। सो ये आरटीपी में भी था, ये इस बार का आपका जो आरटीपी गया है ये उसमें भी था। तो आरटीपी May 24 में भी यही क्वेश्चन था, तो कह सकते हैं कि आरटीपी वाला सवाल आया, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं। तो वो तो बच्चे अब इतने तो करेंगे ही, वो तो मैं हमेशा क्लासेस में भी बोलता हूं, सिमिलर सवाल नहीं छप के आएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस करे जाएंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, ये AS2 का सवाल है कि कंपनी है, 2 प्रोडक्ट बनाती है, P और N। प्रोडक्ट बनाते टाइम एक बाय प्रोडक्ट निकला है F, तो 2 जॉइंट प्रोडक्ट है, एक बाय प्रोडक्ट है। सिमिलर सवाल हमने किया हुआ है। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट, रॉ मटेरियल इतना है, वेजेस इतना है, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, आउटपुट दी हुई है तीनों की। ये आपका बाय प्रोडक्ट है फाइबर। क्लोजिंग इन्वेंट्री P और N की दी हुई है। एवरेज मार्केट प्राइस दिया है, बाय प्रोडक्ट NRV पे बिकेगा। आपको पता है बाय प्रोडक्ट के NRV निकाल के जॉइंट कॉस्ट से माइनस करके उसको सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट की रेशो में बांटना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये भी, इसमें तो कोई नया पॉइंट भी नहीं आया, इसमें तो कोई नया पॉइंट भी नहीं आया। और ये सिमिलर क्वेश्चन कहां से उठाया, AS2 का। मैं अपनी बुक की बात नहीं कर रहा हूं, ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, ये आया क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ MP1 MP2 था, वहां वो P और N पता नहीं क्या नाम रख दिए। सो क्विकली बात करेंगे इस पे। कुछ भी नया नहीं था बच्चे, कुछ भी नया नहीं था। फर्स्ट क्वेश्चन में तो फिर एक, मैं थोड़ा तेज बोलूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन में तो एक आधा पॉइंट था, इसमें कुछ नहीं था। लो जी, 14 नंबर का क्वेश्चन, एंड आई थिंक ये इंटरनल का सवाल है। और ये क्वेश्चन तो बच्चे देखो, जिसने इंटरनल पढ़ा है उसके लिए इजी है, और बैलेंस शीट भी नहीं मांगी है, जर्नल एंट्रीज मांगे हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मांगा है, और बैंक अकाउंट मांगा है। सो हम तो बैलेंस शीट बना बना के पागल हो गए थे क्लास में, इतने सारे बैलेंस शीट्स, और पेपर में बैलेंस शीट आए ही नहीं। एक सिंपल बैलेंस शीट है कंपनी की, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, सारे पॉइंट नॉर्मल ही आए हैं। ये ओन डिबेंचर भी आ गया, यहाँ देखो। क्या हमने ओन डिबेंचर का पॉइंट किया था? हाँ किया था, पर हमने कौन से चैप्टर में किया था? बायबैक वाले चैप्टर में किया था। उसने उठा के यहाँ डाल दिया कि ओन डिबेंचर्स का क्या होगा, कैंसिलेशन होगा। तो जब कैंसिलेशन होगा तो गेन लॉस कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। पहला वही है, ईच शेयर शेल बी सेल्फ डिवाइडेड, शेयर स्प्लिट हो गया, ईच इक्विटी शेयर 40% से कम कर दिया है।
प्रेफरेंस डिविडेंड 4 साल से आउटस्टैंडिंग है, 75% छोड़ दिया है, बाकी पेमेंट है। ओन डिवेंचर कैंसिल कर रहे हैं, ओन डिवेंचर बेच दिए हैं, कुछ बेच दिए हैं, कुछ कैंसिल कर दिए हैं। जो भी किया है गेन ऑन लॉस कहाँ जाना है, कैपिटल रिडक्शन में। डिवेंचर होल्डर को प्रॉपर्टी, ये सारे पॉइंट्स किताब के हैं सारे, कोई भी नया पॉइंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वो कह रहे हैं जी हर 31 मार्च को हम लोग पे करते हैं, तो 31 मार्च को ब्याज देना होगा फिर अभी, ठीक है ना। बस जी कुछ भी नहीं है सवाल में, देखो। सो ठीक है, क्या कर सकते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मैं होता ना तो मैं पेपर यहीं से स्टार्ट करता। ये जरूरी थोड़ा है पहले एमसीक्यूज करने, ये कहाँ लिखा है। अगर एमसीक्यूज मान लो 2-2 2.5 पेज का एमसीक्यू है और नंबर 10-12 ही है एक एक केस के, तो फिर क्यों पढ़ना है 2-2.5 पेज। ये 2 पेज का छोटा सा क्वेश्चन देखो और इजी चैप्टर। मैं होता तो मैं तो पहला क्वेश्चन यही छाप के आता पेपर में। सो ये 14 नंबर का क्वेश्चन किस में से आ गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में से आ गया, ठीक है। तभी मैं सबको क्लासेस में चिल्ला चिल्ला के बोला था चैप्टर्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आओ पहले चैप्टर्स के क्वेश्चन ही दिखाता हूं आपको। चलो सारे सीरियल ऑर्डर में देखते चले जाते हैं। ये बच्चे AS7 का 7 नंबर का क्वेश्चन आया है, एंड बिलीव मी आप AS7 के ऐसे कितने क्वेश्चंस करते हैं क्लास में, छोटा ही सवाल था ये। सो देखो 400 करोड़ का फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, शुरू में 370 है, लास्ट में एस्टिमेट 375 हो गया, तो ये लेना नहीं 375 लेना था। ड्यूरिंग द ईयर 3 वेरिएशन आ गया है और वो अप्रूव भी हो गया है, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 करोड़ से बढ़ गई और कॉस्ट आपकी 7 करोड़ से बढ़ गई। तो ईयर 3 में आपकी कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 10 करोड़ से बढ़ाना पड़ेगा। कॉस्ट तो बच्चे एक्चुअल दी होती है, ये अनुमानित कॉस्ट आपको बढ़ानी पड़ेगी बस, 375 + 7। एक्चुअल कॉस्ट इनकट दी हुई है, देखो ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 में अनयूज्ड मटेरियल है तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये माइनस करना है। और ईयर 2 की 382, तो भी मैंने बोला था ना 375 + 7, तो एस्टिमेटेड भी आपको ईयर 3 में 382 करनी है। एक्चुअल में तो जुड़ के ही आया होगा, और स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। ऐसे तो कितने क्वेश्चन किए क्लास में, और ये तो कोई इतना बड़ा सवाल भी नहीं है। क्वेश्चन 7 अगेन AS3 कह दो, कैश फ्लो कह दो। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता था चैप्टर्स अच्छे से करके जाओ, जो चैप्टर कर लेगा वो वैसे ही पास हो जाएगा। चैप्टर्स में से पेट भर भर के बड़े सवाल आए हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है बच्चे, आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिर्फ CFOA बताना है, और इनकम टैक्स प्रोवाइडेड दिया है, न्यू डिवेंचर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर दिए हैं तो ब्याज आएगा ही नहीं, न्यू इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ करंट ईयर तो इन पे इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, तो ना ब्याज देना है ना इंटरेस्ट लेना है। सिंपल है। P&L का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस चेंज लो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का खाता बनाओ, जनरल रिजर्व का चेंज लो, 12% डिवेंचर यहाँ आते नहीं है, ऑपरेटिंग है, ब्याज आना नहीं, ट्रेड पेबल का चेंज लो, करंट इन्वेस्टमेंट वैसे नहीं लेने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ग्रॉस दिया हुआ है तो PP का अकाउंट बना लो, डेप्रिसिएशन निकाल लो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन से, ट्रेड रिसीवेबल ग्रॉस है, ये चेंज इन करंट एसेट करंट लायबिलिटी करंट एसेट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका कोई काम ही नहीं है क्योंकि CFOA तो निकालना है। तो ये तो देखो मुझे तो ठीक ही लग रहा है, बाकी पता नहीं अब, ठीक है ना। सो ठीक ठाक सवाल था जी ये भी। आइए जी एक और 14 नंबर का क्वेश्चन, और इस बार ये सवाल आया है अमेलगमेशन से, और मजे की बात ये भी किताब का ही सवाल है। सर आप ये 7 नहीं बताओगे किताब में कौन सा, छोड़ो यार सारे किताब के ऐसे ही क्वेश्चन है। ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। आइए, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तो आप बच्चे कोई भी सवाल को उठा के पकड़ लो, इंटरनल का तो ऐसा ही होता है, बस 1-2 पॉइंट इधर से उठाएगा एक इधर से उठाएगा, मतलब सारे पॉइंट रेडीमेड ही आए हैं पेपर में। आगे क्वेश्चन नंबर 4 अमेलगमेशन का है, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। 2 कंपनियां हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड से याद आ जाता है देखते ही, एक सवाल में था रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड। P&L अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है, प्रॉफिट फॉर करंट ईयर दिया है, तो आपको तो टोटल ही लेना है। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश, दोनों कंपनीज ने अमेलगमेशन कर लिया और नई कंपनी बना दी। ऑथोराइज्ड कैपिटल 40 लाख, 30,000 शेयर ऑफ 100 ईच। तो न्यू अमेलगमेशन का क्वेश्चन है जी। एसेट्स ऑफ बोथ द कंपनीज को रिवैल्यू किया गया है। ट्रेड पेबल्स ऑफ इंटेलिजेंट लिमिटेड, ये कॉन्ट्रा आ गया। अब ये पढ़ के आपको याद आ जाएगा, ये हमने क्लास में किया हुआ है। इशू 22,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज फुली पेड अप इन प्रोपोर्शन ऑफ सम ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रीसीडिंग 2 ईयर्स। कुछ याद है? कुछ याद है? लिखो, मैं याद कराता हूं आपको। ये लिखो,
ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, ये स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। मैं क्यों बनाऊंगा, हम तो क्वेश्चन बनाते ही नहीं, हम तो इंस्टीट्यूट के सम कराते हैं। ये देखो ये वाला है, ये पहला कॉन्ट्रा, ये देखो इसमें तो यू अनलाइज प्रॉफिट भी था, एसेट्स को रिवैल्यू किया गया, इशू करिए 24,000 शेयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोसीडिंग 2 ईयर्स। तो ये वाला क्वेश्चन आया है आपके पेपर में। सो इजी मामला था, कोई दिक्कत नहीं थी। आ गया ये रहा। अब आगे देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर इशूड इक्वल नंबर ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस देने हैं। 12% डिबेंचर ऑफ 100 इच एट पार टू प्रोवाइड एन इनकम इक्वल टू 10% रिटर्न ऑन नेट एसेट्स। बिल्कुल सेम पॉइंट है कि इनकम प्रोवाइड करनी है 10% रिटर्न ऑन नेट एसेट्स। कहां गया ये, यहाँ प्रेफरेंस शेयर था टू प्रोवाइड इनकम इक्वल टू 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट्स। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ, बात वही है कि बच्चे फिर वही बात है, मेरे कहने से इजी हो नहीं जाना, जिसको आता है सो आता है। और यहाँ तो बैलेंस शीट भी मांगी है, सो एक तो पीसी बतानी है कितनी है और एक बैलेंस शीट बना के देनी है। तो ये बिल्कुल छपा हुआ बुक का क्वेश्चन पूछ लिया 14 नंबर में। तो 14 नंबर का इंटरनल, 14 नंबर का अमेलगमेशन, 7 मार्क्स का कैश फ्लो। 35 तो हो गए ये चैप्टर से, अभी देखते जाओ आगे और भी है। और वैसे हमने क्लास में बोला था कि इंटरनल और अमेलगमेशन में से ज्यादातर एक ही आता है, इस बार दोनों आए हैं। चलो अच्छी बात है, दोनों आगे तो और क्या चाहिए। एक और 14 नंबर का कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, फिर से 2 क्वेश्चंस को मिक्स करके बनाया गया है। एक रिवैल्यूएशन का पॉइंट डाल दिया, 2 पॉइंट डाल दिए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के। हमने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का आपको स्पेशल क्वेश्चन कराया था, 2 पॉइंट उसमें से उठा लिए, बाकी नॉर्मल पॉइंट डाल दिए। हाँ, तो हमने पढ़ा हुआ है कि कंसोलिडेशन करने से पहले आपको होल्डिंग और सब्सिडरीज की अकाउंटिंग पॉलिसीज को क्या करना होता है, सेम करना होता है। तो उसी के ऊपर सवाल था। हाँ, पर यहाँ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनानी थी, पर मैनेजेबल सवाल था। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तो 14 नंबर के 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और एक 7 नंबर का कैश फ्लो, कितने हो गए 49। अभी आगे और भी है चैप्टर में से क्वेश्चन। तो ये बैलेंस शीट दी हुई है, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, शॉर्ट टर्म बोरिंग, पीपी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन क्राफ्ट लिमिटेड एट कॉस्ट। ये देखो 3200 शेयर खरीदे हैं 1 अक्टूबर को। रिजर्व एंड सरप्लस एंड P&L ऑफ क्राफ्ट लिमिटेड शोड दिस एंड दिस, तो ओपनिंग बैलेंस दिए हैं। तो क्वेश्चन में टाइम एडजस्टमेंट आ गई, टाइम एडजस्टमेंट लगेगी सवाल में। ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है, रिवैल्यूएशन का पॉइंट हमने अच्छे से किया हुआ है। ये आ गया, ये देखो ये पॉइंट हमने किया था कि जो सब्सिडरी है वो 1% ट्रेड रिसीवेबल से डिडक्ट करती है, जबकि होल्डिंग ऐसा नहीं करती। ये होल्डिंग करती है, हाँ सब्सिडरी करती है। हाँ, तो सब्सिडरी का डेटर्स को आपको 1% बढ़ाना था बस, और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, और उसके प्रॉफिट पे भी इसका इंपैक्ट जाता। इसका इंपैक्ट 2 जगह जाएगा ना, अगर प्रोविजन आप कैंसिल करेंगे तो प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट जाएगा। और 31 मार्च को इन्वेंट्री विच हैड परचेज फ्रॉम आर्ट, मतलब आपको ये तो यूपी है, मतलब एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है जो बीच में अकाउंटिंग पॉलिसी का डाला उसने। बस डेटर को 1% बढ़ाना था सब्सिडरी के, क्योंकि होल्डिंग ये नहीं करता है, आर्ट लिमिटेड होल्डिंग ही है ना। हाँ, आर्ट होल्डिंग है, तो होल्डिंग ये नहीं करता है। तो सब्सिडरी के डेटर्स कितने दिए हुए हैं, ये देखो ट्रेड रिसीवेबल 168,300 है ना, तो डिवाइडेड बाय 0.99 करो। हाँ, 1,70,000 आते हैं। सो 1,70,000 माइनस 168,300, यहाँ 1,700 प्लस करना था, और उसके प्रॉफिट में भी 1,700 बढ़ा देना था। ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है इसकी डिटेल यहाँ दी होगी, ये देखो ये प्रॉफिट भी आपको बढ़ाना पड़ेगा ना, 2 जगह इंपैक्ट जाता है ना। तो ये एक नॉर्मल सवाल में उसने जानबूझ के चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो आपको सीबीएस बनानी थी सवाल में। सो क्वेश्चन तो ठीक ठाक ही था 14 नंबर के लिए, तो हमने तो इतने बड़े सवाल किए, तो छोटा सा क्वेश्चन आया पेपर में। आइए जी, AS 19 आ गया, और बच्चों वाला क्वेश्चन आया, कैलकुलेशन ऑफ लीज रेंटल, याद है। लेट एनुअल लीज रेंटल इज इक्वल टू x इंटू PVAF प्लस UGRV इंटू PVF इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, यहाँ इज इक्वल टू कॉस्ट, वो क्वेश्चन आया। और 4 नंबर का सवाल है, कलर लिमिटेड लीज्ड मशीन टू रेड लिमिटेड, हमारी बुक में था प्रकाश लिमिटेड लीज्ड मशीन टू बादल लिमिटेड, पहला क्वेश्चन है हमारी बुक में। कॉस्ट ऑफ मशीन, लीज टर्म, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन, UGRV, IRR दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीन 5 साल है।
मशीन वापस आ जाएगी। द लीज पेमेंट इज टू बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल लीज रेंटल। और मैंने हमेशा बच्चों को बोला था फैक्टर सवाल में दिए जाएंगे दिए जाएंगे दिए जाएंगे, और दिए हुए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज वेदर लीज कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस लीज, ऑल्सो कैलकुलेट अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। छपा हुआ क्वेश्चन है ये इंस्टीट्यूट का, मेरा नहीं है। अगेन इंस्टीट्यूट का ही सवाल है बच्चे। क्वेश्चन तो सारे इंस्टीट्यूट ही देता है ना, हम थोड़ा देते हैं। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ये देखो। स्टेट वेदर द लीज कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस लीज एंड ऑल्सो कैलकुलेट अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, देखो। सो बहुत क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आए हैं, पर बात यह है कि इतनी बड़े सिलेबस में से किसको क्या क्या याद था। सो मेरे कहने से ये आसान नहीं हो जाता, इसमें चॉइस भी है, इसमें चॉइस भी है, यहाँ ये कर लो या ये कर लो। और ये क्वेश्चन है बच्चे, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। देखे जरा, देखे जरा क्या है। 50,000, मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूं आपके साथ। 80 पेड अप बाय ऑल शेयर होल्डर्स। 2 लाख 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। 10,000 12%। ये नया सवाल बनाया इन्होंने। ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 इक्विटी शेयर्स। तो ये आपके हो गए पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। 1 जुलाई को रिमेनिंग 20 वॉज कॉल्ड अप। अच्छा, 1 जुलाई को तो पार्टली पेड शेयर्स का पॉइंट हमें आता है। आप इक्वलेंट नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के भी कर सकते थे इसको। एंड पेड बाय ऑल शेयर होल्डर एक्सेप्ट 1 शेयर। अगेन 2 सवाल मिक्स किए गए हैं। हमने ये क्वेश्चन अलग किया था, डाइल्यूटेड अलग किया था, उसने दोनों को मिक्स कर दिया। ड्यूरिंग 23-24 पैट इतना है, तो पैट में से आपको पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके इक्वल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके बेसिक ईपीएस निकालना था। और डाइल्यूटेड में तो बच्चे सिर्फ एक ही पोटेंशियल शेयर है, तो कोई टेस्ट फॉर डाइल्यूशन कुछ भी नहीं करना था, सिंपल डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना था। मैनेजेबल सवाल था। अगर आपको AS20 आता है तो कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में। आइए, ये क्वेश्चन आया है कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से, जो एक ही सवाल हमने कराया था, जहां आपको सिखाया था कि कंपनी क्या पास्ट प्रॉफिट्स में से अगर डिविडेंड देना चाहे तो कितना दे सकती है। पास्ट प्रॉफिट्स में से अगर, ये वाला पहला ही क्वेश्चन है, ये इस तरह का नया सवाल बनाया है उसने, पर है ये क्वेश्चन इसी तरह का है। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है अगेन, पर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आया है, जहां पे आपको निकालना था कि कितना कंपनी डिविडेंड दे सकती है। ये देखो, कंपनी कितना डिविडेंड देना, नया सम न्यू है ये, पर कॉन्सेप्ट नया नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लास में किया हुआ है। याद है 3 कंडीशन होते हैं कि डिविडेंड का रेट शुड नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स। हालांकि इसने तो प्रीवियस 5 साल की एवरेज दी हुई है, आपको 3 साल ही देखनी होती है, जहां तक मुझे याद है। तो रट्टे वाले कंसेप्ट होते हैं। फिर होता है कितना आप विड्रॉ कर सकते हैं फ्री रिजर्व से, कितना फ्री रिजर्व में छोड़ना है, 10% कर सकते हैं, 15% छोड़ना है। सो ये उसके ऊपर सवाल था। क्वेश्चन नया था और कॉन्सेप्ट क्लास में अच्छे से किया हुआ था। 4 नंबर का सवाल है। ये क्या है? ब्रांच। तो बच्चे ब्रांच पे इतना जोर लगाते हैं, 6 नंबर का ट्रायल बैलेंस आया है। ब्रांच के ट्रायल को कन्वर्ट करना है बस। डेबिट बैलेंस इन US डॉलर। एक्सपेंडिचर, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है तो एक्सपेंडिचर पे लगता है एवरेज रेट। लास्ट लाइन देखो, ब्रांच कौन सी ब्रांच है? इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, तो कैश एंड बैंक बैलेंस पे लगेगा क्लोजिंग रेट, डेटर पे क्लोजिंग रेट, फिक्स्ड एसेट्स ग्रॉस है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, दोनों पे लगेगा रेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वाला रेट। इन्वेंट्री जेड़ा मर्जी हो, ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? ओपनिंग ही होगा, ट्रायल में दिया है तो पता नहीं, अब लिखा तो है नहीं कुछ। अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग का रेट लगेगा, क्लोजिंग है तो बताया नहीं है, देखो इन्वेंट्री लिखा है बस। पता नहीं अब ये ट्रायल है भी कि नहीं, अब ये समस्या तो रहती है। क्रेडिट बैलेंस, इनकम और क्रेडिटर, तो इनकम पे लगेगा एवरेज रेट, क्रेडिटर पे लगेगा क्लोजिंग रेट, हेड ऑफिस पे रेट लगता नहीं। तो ये एवरेज रेट दिया है, फिक्स्ड एसेट वाला रेट दिया है, क्लोजिंग रेट दिया है। स्टॉक आइटम पीज वैल्यू डेट सीधे ही दिए हुए, स्टॉक की वैल्यू तो सीधी दी हुई है। व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 56 प्रेजेंट NRV। हाँ, ये नया पॉइंट डाल दिया ये नया पॉइंट डाल दिया। ये देखो, कुछ ना कुछ तो नया ये लोग करते रहते हैं। वो कह रहे स्टॉक जब खरीदा था तो $5520 था, और उस दिन एक्सचेंज रेट 56.5 था, तो 5520 इंटू 56.5, तो 311,800 का इन्वेंट्री आता है पी का। ऊपर कितना है? ऊपर तो डॉलर ही होंगे ना। कह रहा है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू इतनी हो गई है, तो इन्वेंट्रीज आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवरेज लोअर। तो 285,000 का रुपी वैल्यू आपको यही लेना पड़ेगा, 285,000 का ही रुपी वैल्यू आपको लेना पड़ेगा। स्टॉक क्यू इज कैरिड एट NRV 1035 बट इट्स कॉस्ट इज दिस
इट इज परचेज्ड व्हेन एक्सचेंज रेट इज दिस। ये दो बच्चे इसने इन्वेंट्री के पॉइंट बीच में अपने डाल दिए। ये हो सकता है बच्चों को, तो मेरे लिए तो कहना यहाँ सौखा है, पर बच्चों के लिए ये नए पॉइंट हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो कंफ्यूज हो गए होंगे इसका क्या करना है, और इसकी कोई क्लैरिटी देगा भी नहीं इंस्टीट्यूट देखना इतना, क्योंकि इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, और ये तो 1035 पे ये क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी बच्चे, क्योंकि जिस तरह से वो वैल्यूएशन करवा रहा है ना, इसका मतलब है ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में वैसे तो क्लोजिंग रेट ही लगता है, इसकी तो रुपी वैल्यू दी हुई है, ये कह रहा है 1035 एनआरवी पे ही है, हाँ तो ठीक है, तो क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दो। आपको है इसका डेट ऑफ परचेज वाला रेट थोड़ा चाहिए होता है, आपको तो क्लोजिंग रेट चाहिए होता है, ठीक है। सो ये एक थोड़ा सा नया पॉइंट था, बस यही एक मुझे एक थोड़ा सा लगा है 6 नंबर का क्वेश्चन जिसमें कुछ नया आ गया। बाकी तो बच्चे एमसीक्यूज तो देखो हमारे पास है नहीं, पर बच्चे कुछ कह रहे हैं कि थोड़े लेंदी थे, अदरवाइज पेपर में कुछ खास नहीं था, पर डिपेंडिंग अपॉन आपकी तैयारी कैसी थी। इतने सारे एएस में से कौन कौन से एएस पूछे गए हैं, देखो एएस 16 पूछा गया है और एएस 2 पूछा गया है। 7 मार्क्स के क्वेश्चन, मुझे तो था 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनाएंगे, ज्यादा पूछेंगे, पर इन्होंने चैप्टर से बहुत पेपर पूछा है। 14 नंबर के 3 सवाल 42, 7 नंबर का कैश फ्लो 49, और 4 नंबर का 5 नंबर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वही मैं पेपर में बच्चों को बोला था 50-50 पेपर आएगा, और अभी केस स्टडी में भी एक शायद बायबैक का आया है, बच्चों ने बताया है कि बायबैक का केस स्टडी आया है। तो 50-50 पेपर जैसा कि हमारा मानना था। अब जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे और नहीं आया है, एक तो एएस 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आ जाता है ऑलमोस्ट सवाल, पर इस बार नहीं आया है। तो बच्चे जो करे हुए थे वो भी तो करे हुए में से ही आए हैं ना। हाँ, एक ब्रांच का क्वेश्चन भी तो आया है चैप्टर में से, वही है कि 120 नंबर का 114 नंबर का पेपर होता है आपका, एक क्वेश्चन की चॉइस रहती है, तो 60 नंबर का चैप्टर से आया है, बाकी आपके एस आए हैं। सो वही है, आधा आधा है, आधा उधर से आ गया, आधा उधर से आ गया। सो ये था क्विक रिव्यू आपके एग्जाम का कि क्या पूछा गया है। सो बच्चे, कोई नया सिलेबस आने से कोई पेपर नए नहीं बनने शुरू हो जाते, वही क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन में छोटे छोटे, कईयों में तो बिल्कुल ही सेम डाल दिए, जैसे लीजेस का बिल्कुल सेम था, AS20 में नया पॉइंट था, आई थिंक इन उसमें इंटरनल में भी कोई नया पॉइंट नहीं था, अमेलगमेशन में भी कोई नया पॉइंट नहीं था, होल्डिंग में पुराना सवाल उठा के एक पॉइंट बीच में वो डाल दिया, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी पर वो किया हुआ था। मिक्स करे जा रहे हैं क्वेश्चंस। और ब्रांच में देखो एक नॉर्मल ट्रायल का सवाल, उसमें इन्वेंट्री का कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर का पॉइंट डाल दिया। ऐसे ही आएंगे पेपर। अब अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये पेपर मुश्किल नहीं था, बट अगेन बच्चे डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या पढ़ के गए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर जिसका पेपर हुआ है बाद में देख के बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम कैसे हुआ है, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा तो मेरे से बात कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन हम लोग एग्जाम्स के बाद करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स। बाय।